हेलो फ्रेंड्स, लाइवली जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल दीक्षित आप सबको सीडीपी पढ़ा रहा था और वहां पर मेरा जो चैप्टर चल रहा था वो मूल प्रवृत्तियों का चल रहा था। कल मैंने आप सबको मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं वो बताया था, कैसे ये सब काम करती हैं लगभग वो बताया था और कुछ डिफिनेशन बताया था। उसके बाद कुछ सिद्धांत भी बता दिया था। यानी मैंने मूल प्रवृत्तियां होती क्या है वो बता दिया, डिफिनेशन जो महत्वपूर्ण थी वो सारी बता दिया। उसके अलावा जो उससे रिलेटेड थ्योरियां थी जो अक्सर पूछी जाती हैं, चाहे नीट थ्योरी रही हो, चाहे और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत रहा हो, ये लगभग कल सब बता दिया। आज जो हमें बताना है वो मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या होती, कैसे होती, चलिए आज हम लोग देखते हैं मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अगर हम बात करें मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या होती है, एक तो ये क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां हमारे जन्मजात होती हैं। यानी कैसी होती है? जन्मजात। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, जन्मजात होती हैं। कहने का मतलब क्या है, ये सब हमारे जन्म यानी बच्चे का जैसे जन्म होता है ना, वैसे ही इनका संचार धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कल भी हमने यही बताया था क्या कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, जैसे शैशवावस्था में होता है, उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, कुछ किशोरावस्था में होता है और वो बाल्यावस्था में होता है। और बालक जब किशोरावस्था में पहुंचता है और किशोरावस्था के अंत तक पहुंचता है, तब तक उसमें मैकडूगल के अनुसार जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है। कल भी हमने ये बताया था। यानी ये मूल प्रवृत्तियां ऐसी नहीं है कि आपकी बॉडी में कहीं से ट्रांसफर कर दी जाए या कहीं से पता लगा मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव लगाया डाउनलोड हो गई, इस तरह नहीं। मूल प्रवृत्तियां हमारे हार्मोन्स पर निर्धारित करती हैं। जब हमारे हार्मोन जैसे जैसे स्रावित होते हैं वैसे वैसे हमारी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं और लगभग 99% यानी 99% जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो किशोरावस्था के अंत तक पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, है ना। ये बात समझ में आया कि मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात होती हैं, इनको हम कहीं और से अधिक अर्जित नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हम दूसरी व्यवस्था देखें, मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। अगर हम दूसरी विशेषता देखेंगे, मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होता है, या कहने का मतलब क्या है इस विशेषता में, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो कहीं पर भी आकर्षित हो सकती हैं, कहीं पर भी उत्तेजित होती हैं और कहीं पर भी जागृत हो सकती है। हमारा कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है आप हॉस्पिटल में वहां पर भी आपकी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो सकती हैं या जागृत हो सकती हैं, आप शमशान में वहां पर भी आपकी मूल प्रवृत्तियां जागृत होगी। वहां पर दुख नामक जो हम सबका मूल प्रवृत्तियां हैं या संवेग है वो वहां पर प्रकट होगा नहीं होगा। हॉस्पिटल में भी दुख होगा, आप खुशी के माहौल में हैं तो वहां खुशी वाले माहौल में आपका क्या कहते हैं मूल प्रवृत्तियां विकसित होंगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये कहीं पर भी किसी भी स्थान पर प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है या जागृत हो सकती है। हमारा कहने का मतलब ये है, यानी इसको आप रोक नहीं सकते। ये आपके बॉडी के हिसाब से आप जैसा देखेंगे, सुख दुख या कोई और कुछ भी देखेंगे तो आप हमेशा से आपकी मूल प्रवृत्तियां क्या होंगी, जागृत हो जाएंगी और उत्तेजित हो जाएंगी। चलिए अगर तीसरे नंबर की विशेषता की बात करें तो एक प्रजाति में एक ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी एक प्रजाति में एक प्रकार पाई जाती है। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया क्या, एक समय पर एक ही मूल प्रवृत्ति। कैसे एक प्रजाति, कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक टाइम पर खुश हैं तो आपके सामने जो खुशी का ही तो मूल प्रवृत्ति होगी।
आप यौन संबंधी कुछ देख रहे हैं तो आपके अंदर कामुकता का विकास ज्यादा हो जाएगा। या तो नहीं आप रोने लगोगे या सुख और दुख एक साथ आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप जब एक समय में हैं तो एक ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी, कोई अन्य नहीं होगी। कहने का मतलब यहां पर ये है, आप खुशी वाले माहौल में हैं तो आप खुश हैं, आप दुखी वाले माहौल में हैं तो आप दुखी हैं। आपने यौन या कुछ और देख लिया तो आपके अंदर कामुकता का विकास हो गया, यानी कामुकता उत्तेजित हो गई। ये तो है नहीं थोड़ी देर हंसे थोड़ी देर रोने लगे, इस प्रकार का तो आप काम करते नहीं ना कि पता लगा दुख वाले में गए वहां खुशी वाला मूल प्रवृत्ति प्रकट कर दिए तो आपको क्या लोग पागल समझना शुरू कर देंगे। या सुख वाला है तो वहां रोना शुरू कर दिए तो कुछ लोग तो कहेंगे टालेंगे क्या ये खुशी वाले आंसू हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या होगा, लोग अवॉइड करेंगे, कहीं पगला का है या पागल कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चा, जिस प्रकार की जो दशा होगी उसके हिसाब से हम सबको अपने आप को ट्रांसफर करना होगा, उस हिसाब से हमारी मूल प्रवृत्तियां अपने आप जागृत हो जाती है। अगर हम दूसरी बात करें, मूल प्रवृत्तियों के प्रकट होने का एक समय होता है, यानी मूल प्रवृत्तियों के प्रकट होने का एक समय होता है। चौथी विशेषता में इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं ये एक समय पे उत्पन्न होगी। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर 24 घंटा एक ही मूल प्रवृत्ति रहेगी ऐसा नहीं है ना, जो जिस समय होगा, जैसे आप रात में सो रहे हैं तो वहां पर हमारी मूल प्रवृत्तियां क्या है, सुषुप्त हो जाती है ना। सुषुप्त का मतलब क्या है, एक तरह से शांत हो जाती है। आप सो रहे हैं आपको कुछ नहीं, आप सुबह उठे है ना, तो आप क्या उठेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, ये करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर चले जाएंगे। आप उसके बाद खुशी के माहौल में हैं तो आप अपने आप को खुशी का इजहार करेंगे, दुख का करेंगे तो दुख में आ जाएंगे, या किसी और प्रकार का करेंगे, युत्सा करेंगे, क्रोध करेंगे तो लड़ाई झगड़े वाला माहौल आ जाएगा। अगर पलायन है, आपको डर है तो आप क्या करेंगे, भय के कारण भाग जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे। ये हमारी यानी एक समय में यानी क्या है, इनका प्रकट होने का अपना एक समय है। आप जिस अवस्था में पहुंचोगे उसी अवस्था में ये अचानक अपने आप प्रकट हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, आपके हार्मोन्स उसी तरह स्रावित होने लगे, आपकी मूल प्रवृत्तियां उसी प्रकार होने लगी। अगली बात करते हैं, अगर यहां मूल प्रवृत्तियां सप्रयोजन होती हैं। सप्रयोजन का मतलब क्या होता है, जो मूल प्रवृत्तियां जो हमारी हैं वो सप्रयोजन है। कहने का मतलब बच्चा ये है कि हमको ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पूरी तरह से तो है ही, निकल तो गई नहीं, ये अपने आप को उसी के अनुसार प्रयोजन मतलब प्लानिंग कर लेती है, कैसे हमको बाहर आना है, कैसे हमको शरीर को एडजस्ट करना है, कैसे हमें इससे क्या करना है। यानी ये कहीं ना कहीं प्लानिंग इनकी अंदर से होती है, ये अपने आप को उसी प्रकार एडजस्ट करती है और उसी प्रकार से बाहर आती है, तब ये कहलाता है इनका सप्रयोजन। अगले हम बात करते हैं यहां पर कि सभी मूल प्रवृत्तियां सभी लोगों में एक समान मात्रा में नहीं पाई जाती। हाँ ये भी बात सही है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सभी मूल प्रवृत्तियां सभी लोगों में एक समान मात्रा में नहीं पाई जाती। सभी लोगों में एक समान नहीं पाई जाती। ठीक है, कहने का मतलब बच्चा ये है, जैसे हम हो गए, आप हो गए या कुछ हो, किसी किसी के अंदर अलग अलग प्रकार की
यानी कुछ व्यक्ति झगड़ालू किस्म के हैं तो उनके अंदर युयुत्सा ज्यादा पाई जाएगी। कुछ लोग डरपोक प्रवृत्ति के हैं तो उनके अंदर पलायन का मूल प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाएगी। और कुछ लोग पुत्र कामना यानी वात्सल्य प्रेम की भावना ज्यादा रहती उनके अंदर वात्सल्य का पाया जाएगा। कहने का मतलब जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो किसी में हर प्रकार की जो 14 प्रकार की मैं गूगल महोदय ने बताया वो क्या वो जरूरी नहीं सबके समान एक समान हो, सबके शरीर में एक समान हो, ऐसा नहीं। सबके शरीर में हो तो होंगी 14, लेकिन किसी में कोई मूल प्रवृत्ति ज्यादा होगी, कोई शरीर में किसी में कम होगी। कहने का मतलब यही था यहाँ पर क्या सभी एक समान नहीं होगी, किसी का अनुपात किसी शरीर में ज्यादा होगा किसी व्यक्ति के, और किसी के शरीर या किसी के व्यक्ति के में कम होगा। होंगी लेकिन 14, चाहे वो कम या ज्यादा की मात्रा के रूप में होंगी, लेकिन होंगी जरूर, यही बात इसमें कही। और अगर बात करें अगले हम मूल प्रवृत्ति से संचालित क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं। अगर हम यहां 7वें नंबर की बात करें, मूल प्रवृत्तियों से संचालित क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप हो जाती है। जैसे छींकना है ना, खांसी है, या कुछ और क्रियाएं हैं, शरीर से पसीना आना, ये सब क्या है? हमारे अनैच्छिक क्रिया है, इन पर हमारा सब नहीं काम। उसी प्रकार मूल प्रवृत्तियां भी क्या है? अनैच्छिक है, इनमें हमारा बस नहीं है। ये अपने आप जागृत होंगी और अपने आप थोड़ी देर बाद इनको जिसके लिए ये जागृत हुई, अगर वो इनको मिल जाता है टाइम पर तो अपने आप ये शांत हो जाएंगी। कहने का मतलब बच्चा ये है कि इन पर मानव का स्वयं का वश नहीं होता। वो जिस माहौल में है, यानी वो अपने आप मूल प्रवृत्तियां अपने आप उस प्रकार का माहौल में ढालने लगती हैं या जागृत हो जाती हैं। तो यानी यही बात इसमें बताई गई कि जो हमारे शरीर के अंदर मूल प्रवृत्तियां हैं वो अनैच्छिक होती है, इस पर मनुष्य का वश नहीं है। जिस प्रकार छींकना, खांसना, शरीर से पसीना का आना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है, उसी प्रकार मूल प्रवृत्तियां भी हमारे बॉडी में अनैच्छिक क्रियाओं की तरह ही काम करती हैं। ठीक है। अगर बात करें अगला, मूल प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती जब वे चेतना स्वरूप में प्रकट नहीं हो पाती। अगली हम बात करें, यानी 8वीं विशेषता की हम बात करें, मूल प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं जब वे चेतना स्वरूप में प्रकट होती हैं। जब चेतना स्वरूप में प्रकट होती है। यानी कहने का मतलब है आप जैसे आपके अंदर मूल प्रवृत्ति रोने की आ गई, ठीक है, आप उसे चाहते हो कि तुरंत शांत हो जाए, तुरंत शांत हो जाए, तुरंत शांत हो जाए, तो क्या वो तुरंत नष्ट होगी? तुम्हारी मूल प्रवृत्ति नहीं होगी, थोड़ी देर बाद होगी। जब आपका बॉडी का टेम्परेचर शांत होगा, आपके हार्मोन्स रिलीज धीरे धीरे कम होगा, तब आपकी वो मूल प्रवृत्तियां क्या होंगी? शांत होगी। लेकिन आप तुरंत कह रहे हो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, ये करो, तो तुरंत मूल प्रवृत्ति नहीं बंद होगी। जैसे आप कामुकता की तरफ जाते हैं, वहां पर आप चाहते हो कि आपका मूल प्रवृत्ति कामुकता वाली शांत हो जाए, पर ऐसा है तुरंत शांत हो नहीं होगी ना। उसी प्रकार ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं जो एक बार तो प्रकट हो गई, तो आप चाहते हो तुरंत शांत हो जाए, तो तुरंत नष्ट नहीं होंगी और ना ही ये शांत होगी। यही बात इसमें कही गई। यानी आपको विशेषताएं समझ में आ गई, यही विशेषताएं थी, उम्मीद है नोट भी किया होगा। अब चलिए मूल प्रवृत्तियों के प्रकार जान लेते हैं कौन कौन से हैं। इनसे क्वेश्चन पिछली बार भी बना था और अब की बार भी बनने की संभावना है। 14 प्रकार की कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं उनको जान लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों के प्रकार, ठीक है, एक तरफ हम लिख लेंगे मूल प्रवृत्ति और एक तरफ कर लेंगे इनसे संबंधित संवेग कौन कौन से हैं। और इस तरफ कर लेते हैं संवेग, क्योंकि कई बार आपको मूल प्रवृत्ति दे देगा और पूछेगा इनसे संबंधित कौन सा संवेग है और कौन सा नहीं है। ठीक है,
ये क्वेश्चन कई बार पूछता है बच्चा, महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, या लिख, कहने का मतलब ये आप अपने पास इनको सुव्यवस्थित कर लेना, करना जरूर। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें पहली मूल प्रवृत्ति पलायन। पलायन, पलायन मनुष्य क्यों करता है? पलायन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, ये पलायन कहलाता है। और पलायन मनुष्य करेगा क्यों? पलायन दो ही तीन कारण है, या तो रोजगार के लिए जाएगा, या रोटी रोजी के लिए जाएगा। दूसरा, अगर डर है, आपको डर है कि यहाँ पर ये हो सकता है या अनैतिक क्रियाएं हो सकती है, तो आपको जब डर होगा तो जिसके कारण आप एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, तो ये हमारा प्लान करता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? भय का। तो यहाँ पर संवेग में करेंगे भय, ठीक है। दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करें, युयुत्सा। युयुत्सा किसके अंदर ज्यादा होती है? युयुत्सा किसके अंदर ज्यादा होती है? युयुत्सा होता है जब मनुष्य ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है या झगड़ेलू किस्म का है, तो युयुत्सा क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। तब युयुत्सा ज्यादा होगी तो क्या होगा? हम सबके अंदर क्रोध आएगा। यानी हमारे अंदर कौन सा संवेग उत्पन्न हुआ? क्रोध का। क्रोध कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें दूसरा, तीसरी मूल प्रवृत्ति कौन सी है विकर्षण। तीसरी मूल प्रवृत्ति कौन सी है? विकर्षण। विकर्षण, विकर्षण को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं निवृत्ति। निवृत्ति, विकर्षण और निवृत्ति। हाँ, तो इसका क्या होता है? जैसे विकर्षण का मतलब क्या होता है? उसकी तरफ आपका आकर्षण नहीं है, आपको वो वस्तु पसंद नहीं है, आप उसको पसंद नहीं करते, तो आप उससे दूर भागोगे ना। जब दूर भागोगे तो कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? घृणा का। आप उससे घृणा करते हैं, तो कौन सा संवेग हो जाएगा यहाँ पर? घृणा। घृणा का संवेग होगा। और अगर बात करें आगे, तो यहाँ पर चौथा जो आएगा पुत्र कामना। पुत्र कामना, पुत्र कामना होगा तो वात्सल्य यहां होगा, यहां प्रेम होगा। जब आप पुत्र कामना करेंगे तो आपको क्या? जब प्रेम होगा, लव होगा, तो वहां पर वात्सल्य होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। अगली बात करेंगे, अगली अगर हम यहां पर मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे तो क्या होगा? शरणागति होगा। शरणागति, शरणागति, आप किसी के शरण में क्यों जाएंगे? या तो आपको भक्ति होगी, या तो प्रेम होगा, या डर के मारे जाएंगे। यानी आपके अंदर करुणा आएगी। क्या आएगा? संवेग कौन से उत्पन्न होगा? यहां पर करुणा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगला बात करो, जिज्ञासा। अगली मूल प्रवृत्ति कौन सी है? जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर जानने क्या है, तो आपके अंदर क्या होगा? आश्चर्य भी होगा। जिज्ञासा का क्या हो जाएगा? आश्चर्य होगा। जिज्ञासा का क्या होगा? आश्चर्य होगा। यानी इतनी बात समझ में, जिज्ञासा का संवेग क्या होता है? आश्चर्य होता है। वहीं अगर हम बात करें अगले मूल प्रवृत्ति की, तो क्या है? आत्मगौरव। आत्मगौरव, आत्मगौरव, इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे आत्मस्थान। जरूरी नहीं एक नाम दे दे, दूसरे नाम से भी पूछता है कभी कभी। आत्मस्थान, ठीक है, आत्मस्थान हो गया। दूसरा अगर पूछ करें, एक और इसका नाम है आत्म प्रकाशन। आत्म प्रकाशन, ये तीनों एक ही नाम है। यानी कहने का मतलब क्या है? यहां पर मनुष्य क्या करता है? अगर बात करें यहां पर कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? यहां पर संवेग होगा आत्माभिमान। यहां पर कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? आत्माभिमान। आत्माभिमान, यहां पर चाहे आत्मगौरव के नाम से पूछे, चाहे आत्मस्थान के नाम से पूछे, चाहे आत्म प्रकाशन के नाम से पूछे, इसका संवेग क्या होता है? आत्माभिमान होता है। इतने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे भी आते हैं। देखिए एक बार हमारे साथ दोहराएंगे तो अच्छे से याद होगा। पहला, अगर पहले की बात करें तो पलायन है, पलायन का भय। दूसरा युत्साह, युत्साह का क्रोध। फिर विकर्षण है या निवृत्ति है,
इसको घृणा कहते हैं, ठीक है, इसका संवेग घृणा है। फिर अगला पुत्र कामना, यहाँ वात्सल्य होगा। दूसरा शरणागति, यहाँ पर करुणा है। यहाँ पर जिज्ञासा आएगा, जिज्ञासा का आश्चर्य होता है। जब आप किसी चीज की जिज्ञासा करेंगे तो उसके बारे में खोजेंगे, परखेंगे, वहां पर आपको आश्चर्य होते चलेंगे। अगला है आत्मगौरव, आत्मस्थान, आत्मप्रकाश, इसका क्या है, आत्माभिमान होगा। इतना हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं। अगला है दैन्य। अगली मूल प्रवृत्ति कौन सी है, दैन्य। दैन्य क्या है ना, आत्महीन, यानी आप किसी को उत्साहित ना करके उसकी उत्सुकता को खत्म कर रहे हैं, उसको आत्महीन कर रहे हैं। अगला इसका समय क्या होगा, आत्महीन। आत्महीन या आत्महीनता कह सकते हैं। मूल प्रवृत्ति क्या है, दैन, लेकिन इसका संवेग क्या है, आत्महीनता। अगले अगर हम यहाँ पर अब मूल प्रवृत्ति की बात करें तो सामूहिकता होगा, सामूहिकता। सामूहिकता होगा। सामूहिकता का संवेग क्या होगा, एकाकीपन, एकाकीपन, एकाकीपन हो जाएगा, ठीक है। अगली मूल प्रवृत्ति की बात करें, भोजन की खोज। भोजन की खोज, यहां पर भोजन की खोज होगा तो हम सबके अंदर संवेग कैसा उत्पन्न हो रहा है, भूख का। हम भोजन की खोज तभी करेंगे जब हमें भूख लगी होगी, है ना, यानी प्यास लगी होगी तो पानी की खोज करेंगे, भूख लगी है तो भूख, यानी भोजन की तलाश करेंगे। यहां पर संवेग हमारा कौन सा उत्पन्न हो रहा है, भूख का हो रहा है। अगला बात करें, संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति हमारे अंदर तभी होगी जब हम क्या कहते हैं, किसी चीज को अपने पर अधिकार समझेंगे, और जब तक अधिकार नहीं समझेंगे तब तक हम उसका संग्रह नहीं करेंगे। यानी हमारे अंदर कौन सा संवेग आ रहा है, अधिकार का आ रहा है, अधिकार का आ रहा है। अगली बात करें हम रचनात्मक, रचनात्मकता। कौन सी मूल प्रवृत्ति है, रचनात्मकता, ठीक है। हम क्रिएटिविटी करेंगे, रचनात्मकता करेंगे तो यहां पर कौन सा हमारा संवेग उत्पन्न होगा, कृतिभाव, यानी रचना करना। अब हम लोग रचना करेंगे, यहां पर कृतिभाव, ठीक है, कृतिभाव उत्पन्न होगा। अगर और हम बात करें कौन सी मूल प्रवृत्ति, हास्य होगी। हम हंसेंगे तो हमें क्या होगा, आमोद होगा। कौन सा संवेग होगा, आमोद होगा। अगर हम लास्ट बात करेंगे, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति। अगर हम लास्ट की बात करें तो काम प्रवृत्ति, तो यहां पर कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, काम नामक संवेग उत्पन्न होगा। चाहे तो आप नोट कर ले, चाहे स्क्रीनशॉट कर ले, यह महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे आप अपने पास नोट करके रखेंगे। आज आप लोगों को क्या बताया, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं बताई, उसके अलावा कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती वो बताया, 14 प्रकार के उनके संबंधित संवेग क्या क्या है वो बताया। ये सब महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर रखेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट बातें होंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप सबको भी हम बेस्ट मटेरियल दे सके। धन्यवाद दोस्तों।